बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर के सेल बायोलॉजी के पेपर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज मैं कुछ बातें करूँगा माइटोकॉन्ड्रिया की। हालांकि इस लेक्चर जो है वो 2, 3, 4 हिस्सों में हो सकता है। जो हिस्से होंगे वो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अर्थात हम इसकी संरचना, इसके इतिहास, इसका उद्विकास कैसे हुआ, इसकी कार्य क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह इंट्रोडक्शन होगा। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास होगा कि किसने खोज की, क्या नाम किसके द्वारा रखा गया वह, और माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ कि ये कोशिका में प्रवेश कैसे किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बाद के लेक्चर्स में हम मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो शुरू से जब से हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते हैं हमें यह सिखाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ऐसा हम सभी को इसलिए बताया जाता है कि कोशिका के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा जिस रूप में उपस्थित होती है उसे हम एटीपी कहते हैं, और उस एटीपी का निर्माण जो है वह सदैव और सदैव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसका नाम जो है पावर हाउस ऑफ द सेल रखा है। सामान्यतः अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटे कणिका सदस्य या फिलामेंटस ऑर्गेनेली होते हैं। हम सामान्य माइक्रोस्कोप से अगर देखना चाहें तो ये हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनका आकार इतना छोटा होता है कि हम इसको सामान्य माइक्रोस्कोप से या बिना विशिष्ट स्टेनिंग की टेक्निक के हम नहीं देख सकते। जितने भी डायग्राम हमको किताबों में दिखाए जाते हैं या जितने भी चित्रों के द्वारा हमको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में समझाया जाता है, वे सारे चित्र जो हैं या वो सारी संरचनाएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ली जाती हैं। अगर हम किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका में देखें ना चाहें, बिकॉज कि यह यूकैरियोटिक कोशिका की एक विशिष्टता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। यूकैरियोटिक कोशिका में देखना चाहें तो हम इससे कुछ विशेष प्रकार के स्टेन्स होते हैं जिनको कि हम वाइटल स्टेन्स कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे, उसके द्वारा देखेंगे, और उसमें कणिका सदस्य दिखाई देगा। यदि हम उसको देखना चाहें सामान्य रूप से तो हम नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम विशिष्ट स्टेनिंग टेक्निक्स नहीं अपनाते। तो यहाँ हमने 2 डायग्राम दिए गए हैं। एक डिपेक्टिव डायग्राम है, रेखा चित्र बनाया गया है, और दूसरा कि लाइट माइक्रोस्कोप में एपिथेलियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखाई देता है। जो कणिका सदस्य पदार्थ दिख रहा है हमको, जो बड़ा गहरे रंग का दिख रहा है वो तो कोशिका का केंद्रक है, लेकिन उसके साथ में जो कणिका सदस्य संरचनाएं दिख रही हैं कोशिका के अंदर वह माइटोकॉन्ड्रिया है, जिनको कि जेनस ग्रीन के द्वारा स्टेन किया गया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर द्वारा 1857 में खोजा गया था और वह रेखित पेशियों में देखा गया था। तत्पश्चात फ्लेमिंग ने इनका नाम फिला रखा। फिर रिचर्ड अल्टमान ने 1886 में इनका नाम बायोप्लास्ट रखा। वाई बायोप्लास्ट? बिकॉज कि ये स्वयं डुप्लीकेट हो सकते हैं, इसलिए। माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वह एक साइंटिस्ट जिन्होंने कार्ल बेंडा जिन्होंने रखा था, और माइकेलिस नाम के सज्जन जो थे उन्होंने वाइटल डाई जेनस ग्रीन के द्वारा इनकी उपस्थिति को दर्शाया था। यहाँ हम 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे, वन इज़ जेनस ग्रीन और दूसरा वाइटल डाई। वाइटल डाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह वह रंजक होते हैं या वह स्टेन होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं को स्टेन करने के काम में आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम स्टेन करना होता है तो हम एक विशिष्ट प्रकार की रंजक जिसे जेनस ग्रीन कहा जाता है उसका उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा हम किसी भी एपिथेलियल कोशिका या किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो है वो 2 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। एक कोशिकांग वे होते हैं जिनके अंदर की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसके के अंदर हम कहें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या वैक्यूल है। ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की बात करूँ तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिनमें कि 2 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं, आंतरिक और बाह्य। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, ये सब डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसा हम हमेशा से कहते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेलीज हैं,
सारी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ कोशिकाएं ऐसी है, जैसे कि आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये वायवीय श्वसन के स्थान है जहाँ पे कि वायवीय श्वसन होता है। इनका नाम जो है वह इनकी माइटो और कॉन्ड्रियम दो शब्दों से मिलकर बना। माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियम मतलब ग्रेन्यूल लाइक होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन नहीं है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन नहीं मतलब कि उनमें स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, परंतु वो जो है वह केंद्रक द्वारा भी नियंत्रित होते हैं, इसलिए इनको नाम रखा गया है सेमी ऑटोनोमस। यदि स्वयं सारी प्रक्रिया इनके स्वयं के अधीन होती तो इनको हम कहते हैं ऑटोनोमस। यदि सारी प्रक्रिया स्वयं के अधीन नहीं होती तो ये ऑटोनोमस नहीं होते। तो ये स्वयं के अधीन भी हैं, स्वयं नियंत्रित करते हैं अपनी अभिक्रियाओं को, और केंद्रक के अधीन भी होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है हमने कहा यह ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन की प्रक्रिया जो है इसके अंदर होती है। अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में कहा कि ये सारे ऑर्गेनेलीज जो है या सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस हैं और उनका स्वयं का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम कहें कि इन कोशिकाओं में या कुछ ऑर्गेनेलीज में जो है वो डीएनए जो है वो क्यों होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि किन किन कोशिकाओं में डीएनए उपस्थित होता है, तो उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्वयं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर की स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो इस सारी चीज़ों के पीछे एक थ्योरी दी जाती है, और उस थ्योरी को जो है वो हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वह हमको दर्शाती है कि कुछ कोशिकाओं में स्वयं का डीएनए क्यों पाया जा रहा है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक, व्हाट डज एंडोसिम्बायोटिक वर्ड मीन। एंडोसिम्बायोटिक वर्ड जो है या वह दो शब्दों से मिलके बना है। एक का मतलब है एंडो और दूसरा जो होता है वो सिम्बायोसिस। एंडो से तात्पर्य होता है जो कि किसी के अंदर उपस्थित हो, आंतरिक रूप से उपस्थित हो, उसे हम एंडो कहते हैं। सिम्बायोसिस अर्थात साथ रहने की प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों को फायदा हो। क्योंकि साथ रहने की प्रक्रिया अनेक प्रकार की होती है, जिसमें एक को फ़ायदा हो सकता है, एक को नुकसान हो सकता है। जिसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। अगर फ़ायदा सिम्बायोसिस जो है वो दोनों साथ रहने की प्रक्रिया है, दोनों को फ़ायदा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि वो प्रोकैरियोट थे और कोशिकाओं के अंदर रहने लग गए, और वो कोशिकाओं के साथ में उन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया। और जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे कोशिकाओं का विकास होता गया, या ये कहूँ कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विकास होता गया, तो वे उस कोशिका का भाग बन गए और वो जो है उसके अंदर रहने लग गए। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है उसके लिए कहा जाता है कि दो प्रकार की थ्योरी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन की। एक कहलाती है यूकेरियोटिक थ्योरी और दूसरी वाली कहलाती है प्रोकैरियोटिक थ्योरी। दोनों जो थ्योरीज जो हैं वो अलग अलग मत हैं उसके अंदर, और वो अलग अलग मत जो है उनके अंदर की उनका होस्ट कौन सा था। क्योंकि जैसा हमने कहा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है या क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन उनका होस्ट कौन सा था, सिम्बायोसिस में भी होस्ट होता था, उनका होस्ट कौन सा था, उसके आधार पे हमने यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक थ्योरी कहा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या थी माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोटिक के, अर्थात जो होस्ट थे उनकी फिजियोलॉजिकल क्षमताएं क्या थी, उनकी कार्य की क्षमताएं क्या थी, उसके आधार पे। और उन्होंने उन कोशिकाओं के साथ में किस तरीके के पारिस्थितिकी संबंध बनाए, उसके आधार पे भी जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक थ्योरी प्रतिपादित की गई। पहले हम यूकैरियोटिक थ्योरी की बात करेंगे, तत्पश्चात हम प्रोकैरियोटिक थ्योरी की बात करेंगे। यूकैरियोटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व कोई एक बैक्टीरिया जो है वह एक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रवेश कर गया और वो उसके साथ में सहजीवी के रूप में रहने लगा। और जब वह सहजीवी के रूप में रहने लगा तो वो कालांतर में उसका भाग बन गया। तो वह सहजीवी जो है, जो बैक्टीरिया प्रवेश किया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में रिकेट्सिया समूह के जो बैक्टीरिया हैं वे शायद प्रवेश किया होगा, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया से अत्यधिक नज़दीक होते हैं।
इवान नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रतिपादित किया। उन्होंने ये माना कि जो एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे वह माइटोकॉन्ड्रिया के पूर्वज थे, जिनके द्वारा कि माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ। अगर हम इस चित्र में देखें तो पहली चीज़ हमको ये दिखाती है कि जो हमारे पास प्रोटो यूकैरियोट्स अर्थात जिनमें कि केंद्रक था और विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं थी या यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ में एक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो है, क्योंकि यहाँ पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो यहाँ पे चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, उनमें जो प्रवेश हुआ वह एरोबिक बैक्टीरिया का हुआ, अर्थात वे बैक्टीरिया जो वायवीय शोषण करते थे। ऐसे बैक्टीरिया का प्रवेश नहीं हुआ जो कि अवायवीय शोषण करते थे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वायवीय शोषण के लिए जिम्मेदार है, आपके एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो अतः ये काम माना जाता है कि वायवीय बैक्टीरिया जो है, वायवीय शोषण के लिए जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर प्रवेश करे, और जब उन्होंने प्रवेश किया तो उसके सिग्निफिकेंट पार्ट बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन की जो दूसरी थ्योरी है, जिसको कि हम प्रोकैरियोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसकी बात इस स्लाइड में हमने करी है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो, जहाँ पिछली थ्योरी में हमने कहा था कि जो होस्ट सेल होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो कोशिका है हमारी, जो कि होस्ट सेल की तरह काम करती है, वो है एनारोबिक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। एनारोबिक अर्थात अवायवीय शोषण करने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटी वायवीय शोषण करने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वह सिम्बायोट की तरह रहने लगती है या सहजीवी के रूप में रहने लगती है। और वह कोशिका जो है, जो कि एरोबिक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो सहजीवी के रूप में रहती थी या रहती हुई मानी गई है, वह एक बैक्टीरिया के रिकेट्सिया समूह है उसके बराबर या उसके समकक्ष मानी गई है। और ये जो एरोबिक से एंडोसिम्बायोट थे, अर्थात जो रिकेट्सिया समूह के सदस्य, ऐसा माना जाता है कि रिकेट्सिया समूह के सदस्य जो उसके अंदर रहते थे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, वो कालांतर में माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित हो गए। प्रोकैरियोटिक थ्योरी जो है वह सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात नहीं करती, वह क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बात करती है, और वो यह भी बात करती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से कैसे विकास हुआ यूकैरियोटिक कोशिका। अगर हम इस चित्र में देखें तो हमने यहाँ पे न सिर्फ ये दर्शाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका में सहजीवी के रूप में रहने लगे, परंतु यह भी दर्शाया गया है कि कैसे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हुआ। यहाँ हम जो पहला चित्र है उसमें हम देखते हैं कि एक जो हमारे पास एनारोबिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें कि नेकेड डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए पाया जाता है, जो कि सामान्यतः आज की तारीख में हम बैक्टीरिया में भी देखते हैं। उसके अंदर एक एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक प्रोकैरियोट जो है वह प्रवेश करता है फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है तो कुछ समय पश्चात जो है वह एरोबिक जो बैक्टीरिया है हमारा, वह माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वह उस कोशिका का हिस्सा बन जाता है। इसके पश्चात यह जो कोशिका थी हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश करता है या कोई और अन्य कारण रहे होंगे जिसके कारण यह जो कोशिका है, उस कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली जो है वह अंतर्वलित होने लगती अंतर्वलित होने लगती है। तो वहाँ पे एयर पॉकेट्स या झिल्ली के पॉकेट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और इस कोशिका को हम प्री यूकैरियोटिक कोशिका नाम देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस प्री यूकैरियोटिक कोशिका से जो है कालांतर में यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हुआ। जब ये झिल्ली अंतर्वलित होनी शुरू हो जाती है, तो जब ये पूर्ण रूपेण अंतर्वलित हो जाती है, पूरी तरीके से इन्वेजिनेशन हो जाता है इस मेम्ब्रेन का, तो यह मेम्ब्रेन ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परिवर्तित हो गई, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना जो है वो लगभग समान होती है, और दोनों ही जो है उनमें लिपिड की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वह समान होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है। लेकिन जब ये अंतर्वलित होती है तो इसके साथ एक परिवर्तन और आता है। परिवर्तन क्या आता है कि न्यूक्लिक केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक कोशिका का था, एनारोबिक प्रोकैरियोटिक कोशिका का था, वह झिल्लीबद्ध हो जाता है, और जब वो झिल्लीबद्ध हो जाता है तो वह केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। और जब इस तरीके की स्थिति आती है कि जब वो केंद्रक में परिवर्तित होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूकैरियोटिक कोशिका या आदि यूकैरियोटिक कोशिका। यह आदि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो भविष्य में दो रास्ते अपनाती है या दो पथ अपनाती है। उन पथ के आधार पे हमारे को पादप कोशिका या जंतु कोशिका का विकास हुआ।
वे सारी कोशिकाएं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी जो है वह प्रवेश करता है एरोबिक प्रोकैरियोट के रूप में और उनके अंदर सहजीवी के रूप में रहने लगता है, तो उन सारी कोशिकाओं के द्वारा जो है वह पादप कोशिकाओं का विकास हुआ, या अगर हम ये कहें कि उनके साथ में शैवाल पादप कोशिकाएं या वे सारे जीव जो कि अपना स्वयं का भोजन बना सकते हैं, जिनमें कि हरित लवक पाया जाता है, उनका विकास हुआ। जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था उनके द्वारा कवक या जंतु कोशिका का निर्माण होना शुरू हुआ। तो प्राइमरी यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी, जिससे पादप और जंतु कोशिका का विकास हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन दिया है दोनों थ्योरी का, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थ्योरियों का कंपैरिजन दिया है। दोनों में हमने जितनी बात अभी करी उन सारी चीज़ों को हमने दोहराया। इट इज़ जस्ट अ टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो विकास हुआ उसके लिए हमने जाना कि ये एंडोसिम्बाइसिस के द्वारा हुआ, लेकिन क्या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का विकास जो है वो एंडोसिम्बाइसिस के द्वारा हुआ, कि बैक्टीरिया जो है वो कोशिका में सहजीवी के रूप में रहने लगे और वो जो है वो परिवर्तित हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए हमें बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इन दोनों का जो विकास है वह जो है वह एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी के द्वारा हुआ। पहला जो हमारे पास प्रमाण है वह दोनों के आकार को लेकर है कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो है वो लगभग रूप से समान होता है। तो इस कारण से हम ये मानते हैं कि शायद बैक्टीरिया ही थे जो सहजीवी के रूप में कोशिका में प्रवेश किया और कालांतर में माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तित हो गए। दूसरा प्रमाण हमको मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वह बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली से समांतर होती है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेली है और इसकी आंतरिक झिल्ली बैक्टीरिया से समांतर होती है। तीसरा प्रमाण, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए और बैक्टीरिया में पाए जाने वाले डीएनए में जो समानता पाई जाती है वह है, पहला दोनों में समानता का जो आधार है वह इन दोनों की संरचना है कि बैक्टीरिया में भी जो डीएनए पाया जाता है वह चक्रीय रूप में पाया जाता है या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसी प्रकार का जो डीएनए पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसके साथ इनमें पाए जाने वाले जीन्स जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में जो जीन्स पाए जाते हैं वो होमोलोगस होते हैं, अर्थात उन दोनों जो है वो समझाते हैं, उनके द्वारा एक ही प्रकार के एंजाइम्स, एक ही प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। बैक्टीरिया के समान ही माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होते हैं वह सेल्फ रिप्लिकेटिंग अर्थात अपने स्वयं का द्विगुणन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे अन्य डीएनए का द्विगुणन होता है बैक्टीरिया में, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह बैक्टीरिया के समान ही बाइनरी फिशन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। चूँकि इनमें अपना स्वयं का जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, अर्थात इनमें इनकी प्रोटीन सिंथेसिस भी पाया जाता है, और यहाँ एक खास बात यह है कि इनमें पाए जाने वाला जो प्रोटीन सिंथेसिस है वह उन्हीं एंटीबायोटिक्स के द्वारा बाधित किया जा सकता है या इनहिबिट किया जा सकता है जो कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये सारे प्रमाण हमको एक इशारा करते हैं कि ये जो है वह बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ही बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का विकास जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा हुआ। यहाँ हम हमारी बात को समाप्त करते हैं आज, और अगली बार जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और उनके कार्यों की बात करेंगे। यदि किसी को कोई प्रश्न हो इस लेक्चर के बारे में तो वह नीचे लिखे ईमेल sunilzoologyudaipur@gmail.com पर कर सकते हैं और निसंदेह मैं आपके प्रश्नों का जवाब